दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के नक्शे के बारे में बताऊंगा। महाराष्ट्र के नक्शे को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, नक्शा देखिए, जो कि ब्रिटिश भारत के टाइम का है, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करते थे तब का है। इस नक्शे में आपको कुछ एक प्रेसिडेंसी नज़र आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले बंगाल ही आए थे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जिसके अंदर पूरा साउथ का एरिया आ जाता था। यहाँ पे आपको साइड में बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिखेगी, जिसके अंदर गुजरात वगैरह आपको नजर आएंगे। ऊपर आपको सिंध दिखेगा, यहाँ पे आपको पंजाब नजर आएगा, यहाँ नेपाल और भूटान नजर आएगा। अभी जो पूरी प्रेसिडेंसीज आपको नजर आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स का सब पे ही राज था। इसमें बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज भी था। लेकिन ओवरऑल जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के नक्शे को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था। अब आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो सिंध जो था वो पाकिस्तान में चला गया। इसके अलावा पंजाब का जो थोड़ा सा लाहौर वाला भाग था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ाद होने के बाद, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, बहुत से ऐसे राज्य थे जो कि भाषा के आधार पर बने, और महाराष्ट्र इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब आपको पता है कि महाराष्ट्र में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसमें से ज़्यादातर जनसंख्या, समझ लो पूरी जनसंख्या, मराठी भाषा बोलती है, और इसी मराठी भाषा की वजह से महाराष्ट्र का जन्म हुआ। मैं आपको बता दूं कि जितने भी राज्य हमारे देश के अंदर हैं जो अलग हुए हैं, अलग राज्य का दर्जा जिन्हें मिला है, उसमें मुख्यतः भाषा का बड़ा रोल है। आप आज भी देख सकते हो कि जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है वो एक ज़माने में कभी एक ही हुआ करते थे, ये अलग हुए, लेकिन इन दोनों के अंदर आज भी जो भाषा है वो सेम है, और उस भाषा के सेम होने की वजह से इनके संबंध आज भी अच्छे हैं। मैं आपको बता दूं कि भाषा जो है वो करीब लेके आती है इंसान को। आप फ़र्ज़ करके देखिए कि आप एक दूसरे देश में घूम रहे हैं जहाँ पे किसी को आपकी भाषा नहीं आती है, और अचानक से कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है जो आपकी भाषा बोल रहा है, तो आपको रिलैक्स मिलता है कि चलो यार, अपना जानने वाला, अपनी भाषा बोलने वाला कोई है। तो ये जो भाषा है वो लोगों को जोड़ती है, और इसी भाषा की वजह से कई राज्यों का भी जन्म हुआ है। तो महाराष्ट्र का जन्म कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आज़ाद भारत में जन्म हुआ। वैसे तो महाराष्ट्र हमेशा से है, आप बिल्कुल भी बुरा मत मानिए इस बात का, लेकिन ऑफिशियली जो डेट है वो है 1 मई 1960, और इस दिन मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस। तो आप ये तारीख याद रख लो, 1 मई 1960। अब देखो, जो महाराष्ट्र है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का तकरीबन 9.36% क्षेत्रफल रखता है अपने पास, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा राज्य है ये। और ये राज्य जो है वेस्टर्न जोन का सबसे इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है, यानी कि पश्चिमी जोन जो आपको दिख रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक माना जाता है महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की सीमा की बात की जाए तो सबसे पहले समझ लो कि महाराष्ट्र के पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा। महाराष्ट्र अपनी सीमा अरब सागर से तय करता है, मिलाता है, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह बने हुए हैं। स्पेशली मुंबई का बंदरगाह काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। तो पश्चिम की तरफ देखोगे तो अरब सागर मिलेगा, पश्चिम में ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको गुजरात मिलेगा। अब गुजरात भी व्यापार की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है, तो आसपास में ही हो जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। वहीं पश्चिम में नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको छोटा सा गोवा मिलेगा। गोवा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेवलर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, पर्यटक बहुत आते हैं। तो ऊपर की तरफ मिल रहा है गुजरात, नीचे की तरफ मिल रहा है गोवा, और बिल्कुल पश्चिम में है अरब सागर। बात करेंगे पूर्व की, तो पूर्व में है आपका मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में तेलंगाना, और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटका। ध्यान से समझ लो, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में तेलंगाना, और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, यानी कि टोटल 6 राज्य हो जाते हैं जिनसे ये अपनी सीमा शेयर करता है। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सीधे समुद्र से इसकी सीमा तय होती है, जुड़ती है, जिसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। तो सीमाओं में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य के संभागों की, डिवीजन की, तो देखो महाराष्ट्र राज्य को 6 संभागों में, 6 डिवीजन में बांटा गया है, जिसमें सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा कोंकण। कोंकण जो है वो आपको कोस्टल एरिया में नजर आएगा, समुद्र के पास नजर आएगा, तो ये समुद्र के पास वाला डिवीजन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पुणे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा नासिक, उसके पास औरंगाबाद, अमरावती, और सबसे पूर्व में आपको मिलेगा नागपुर। तो सबसे पश्चिम में कोंकण है जो कि सीधा समुद्र से जुड़ रहा है, और सबसे पश्चिम में नागपुर है, बीच में पुणे, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती है। ये जो 6 संभाग हैं, 6 डिवीज़न हैं, इसमें टोटल 36 ज़िले हैं। इस बात को समझ लो, टोटल 36 ज़िले हैं, और इसको आप कैसे याद रखोगे? डिवीज़न के हिसाब से ही याद रखोगे। सबसे पहले बात करें कोंकण की, कोंकण संभाग की, तो कोंकण में तकरीबन 7 ज़िले आपको मिल जाएंगे।
सबसे ऊपर आपको मिलेगा पालघर, इसका नाम आपने सुना होगा पालघर। पालघर के पास है थाने, थाने के पास है मुंबई उपनगर, ध्यान से समझ लो, मुंबई उपनगर। और मुंबई उपनगर के पास है मुंबई सिटी। ये दोनों अलग अलग हैं, मुंबई उपनगर एक अलग ज़िला है, मुंबई सिटी एक अलग ज़िला है। इसके बाद आपको मिलेगा रायगढ़, नीचे आपको मिलेगा रत्नागिरी, भिड़े भाव का रत्नागिरी, और नीचे आपको मिलेगा सिंधुदुर्ग, सबसे नीचे आपको सिंधुदुर्ग मिलेगा। तो पालघर, थाने, मुंबई उपनगर, मुंबई सिटी, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये 7 ज़िले हैं जो कि सीधे समुद्र से जुड़ते हैं, कोस्टल एरिया के अंदर आते हैं। तो कोंकण याद हो जाएगा। कोंकण के बाद हम चलते हैं पुणे के अंदर। पुणे में आपको मिलेगा पुणे, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी फेमस है। पुणे के पास है सतारा, इसके पास है सांगली, और यहाँ पे 2 हिस्से आपको नजर आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। ये वाला है कोल्हापुर और ये वाला है सोलापुर। कोल्हापुर, सोलापुर, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 जिले हो जाते हैं, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। इसके बाद चलते हैं नासिक। जी हाँ, आपको गोदावरी नदी याद आ गई होगी। नासिक जो है, इसमें नंदुरबार एक ज़िला है, आपको यहाँ नज़र आएगा। टोटल 5 ज़िले हैं, इसमें नंदुरबार आपको नज़र आएगा, धूले नज़र आएगा, जलगांव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी नदियाँ यहाँ आकर के मिलती हैं जलगांव के अंदर, नासिक और अहमदनगर। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अहमदनगर है वो पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? मुंबई सिटी है, जो कहाँ आता है? कोंकण के अंदर आता है। मुंबई सिटी बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है आपको यहाँ पे, आपको पता है, बहुत सा पैसा यहाँ आता है, बहुत सा व्यापार यहाँ होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ज़िला अहमदनगर, सबसे छोटा ज़िला मुंबई सिटी। इसके बाद हम चलते हैं औरंगाबाद डिवीज़न के अंदर। औरंगाबाद डिवीज़न में आपको औरंगाबाद मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। इसके अलावा जालना आपको मिलेगा, परभणी, हिंगोनी, नांदेड़, बीड़, लातूर और यहाँ पे नीचे उस्मानाबाद। टोटल 8 ज़िले हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद डिवीज़न बहुत ही बड़ा है, सबसे ज़्यादा ज़िले हैं इसके अंदर, 8 ज़िले। तो आपको इसकी जो प्रैक्टिस है स्पेशली बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, औरंगाबाद से लेके उस्मानाबाद तक। इसके बाद चलते हैं अमरावती। अमरावती में टोटल 5 ज़िले हैं, एक तो अमरावती खुद है ही, इसके अलावा अकोला, बुल्धाना, वाशिम और यवतमल, ये भी ज़िले बहुत ही फेमस है। यवतमल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। अकोला, बुल्धाना, वाशिम, यवतमल और अमरावती, ये 5 ज़िले आते हैं अमरावती डिवीज़न के अंदर। और आखिर में आता है आपका नागपुर, जो कि संतरों के लिए बहुत ही फेमस है। नागपुर में आपका मिलेगा वर्धा, वर्धा के पास आपको मिलेगा नागपुर खुद। इसके अलावा भंडारा, गौड़िया, गढ़चिरौली और आखिर में मिलता है चंद्रपुर। तो ये वो 6 ज़िले हैं जो नागपुर के अंदर हैं, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गौड़िया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। इस तरीके से आपके टोटल 36 ज़िले पूरे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कोंकण के अंदर आपका मुंबई उपनगर और मुंबई सिटी है, इन दोनों के अंदर ज़िला परिषद नहीं है। ये 2 ज़िले ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िला परिषद नहीं है। जो टोटल ज़िला परिषद की संख्या है महाराष्ट्र के अंदर, वो कितनी है? 34 है। ज़िले हैं आपके 36 और ज़िला परिषद कितनी है? 34 है। इसको स्पेशली याद रख लो, सवाल बन सकता है कि ज़िला परिषद कितनी है? 34 है, और ज़िले कितने हैं? 36 हैं। मैं आपको एक नोट करने वाली बात बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि महाराष्ट्र जब पहले बना था तो इसके अंदर 26 ज़िले थे, लेकिन जो 10 ज़िले हैं वो बाद में बनाए गए हैं। तो टोटल 36 ज़िले कब हुए हैं? बाद में हुए हैं। पहले कितने थे? 26 ज़िले हैं। इसको स्पेशली याद रख लो, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। हालांकि आपसे मैप नहीं पूछेगा, लेकिन अब आपने पूरा मैप देख लिया है तो आप इजीली आंसर बना सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मैप समझ में आ गया होगा महाराष्ट्र का। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।